हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग की एमसीक्यूज़ की सीरीज़। अब तक हमने 5 सीरीज़ कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आज हम हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट सीरीज़ यानी कि 6th सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें हम लोग हमारे और ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारी सीरीज़ में हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने विथ जस्टिफिकेशन क्लैरिफाई कर दिया है, और जो क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस थे उसे कैलकुलेट करके भी फॉर्मूला का यूज़ करके भी हमने उसको सॉल्व कर दिया है। तो आप सभी अगर वो पहले की 5 सीरीज़ देखना चाहते हैं तो उन सभी सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी इन सारी सीरीज़ को और इन सारे रिलेटेड मटेरियल्स को देखना इजी हो जाए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस के नए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आते में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट सीरीज़ के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये हमारा 201st क्वेश्चन है। Interest on drawing is expenditure for the business, expenses for the business, gain for the business and loss for the business। अब हमारी जो ड्राइंग्स है उस ड्राइंग्स पर अगर हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये वाला हमारी बिजनेस के लिए क्या अफेक्ट करेगा, यानी कि इंटरेस्ट पेड करना ड्राइंग पर हमारी बिजनेस के लिए क्या होता है। तो जो कुछ भी ड्राइंग्स हम निकालते हैं यानी कि विड्रॉल होता है। अब ड्राइंग किसे कहते हैं, तो ड्राइंग्स होती हैं जो हम पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से अमाउंट बाहर निकालते हैं, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अगर उस अमाउंट पर हम इंटरेस्ट पेड करते हैं तो वो हमारी बिजनेस के लिए एक बेनिफिशियल थिंग है, हमारे बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। गुड्स गिवन एज सैम्पल्स शुड बी क्रेडिटेड टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, नन ऑफ द अबव। अब जो हमारी प्रोडक्शन होती है और उन प्रोडक्शन का कुछ पार्ट जो होता है वो हम ऐसे ही गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए या फिर सैम्पल्स के लिए भेज देते हैं। तो जब भी हमारे गुड्स जो होते हैं वो सैम्पल के लिए हम भेज देते हैं, तो वो सैम्पल जो होता है या फिर ये जो गुड्स बाहर जा रहे हैं तो वो गुड्स कौन सी अकाउंट को क्रेडिट होंगे। अब हमारे जो गुड्स हैं वो हम सैम्पल के तौर पर बाहर भेज रहे हैं, तो हमारा जो परचेस अकाउंट है उस परचेस अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आर शोन एज एन एक्सपेंसेस, अ लाइबिलिटी, एन इनकम एंड असेट। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी सैलरी होती है, तो सैलरी जो कि पेड नहीं की गई है, जो कि पेड करनी थी लेकिन इन केस वो पेड करनी रह गई है तो वो हमारी आउटस्टैंडिंग बन गई है। अब जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो ये हमारा लाइबिलिटी हो जाता है कि हमको वो सैलरी पेड करनी है, तो ये हमारा लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। इनकम टैक्स पेड बाय अ सोल प्रोप्राइटर ऑन हिज बिजनेस इनकम शुड बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, credited to profit and loss account, deducted from the capital account in balance sheet। अब प्रोप्राइटर अगर हमारी बिजनेस की इनकम पर इनकम टैक्स पेड करता है तो उसका इफेक्ट कहाँ होगा। अब जैसे कि हमें पता है हमारी बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पर हमें इनकम टैक्स पेड करना पड़ता है। अब टैक्स जब पेड करेंगे तो वो पेड करना है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि हमारे पैसे जो है वो पैसे बाहर जाएंगे। तो जनरली हम जो अमाउंट पेड करते हैं वो अमाउंट डेबिट साइड में आती है, और हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में उन सारी अमाउंट को हम रख देते हैं जो कि हमारी खर्चों की अमाउंट थी। लेकिन जब प्रोप्राइटर इनकम टैक्स पेड कर देता है और जो सोल प्रोप्राइटर है, यानी कि जो प्रोप्राइटर है उसी का बिजनेस है और वो सोल प्रोप्राइटर है, तो उसके पास क्या होता है, तो जनरली हम करते हैं कि कैपिटल अकाउंट में ही हमारा प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट हम हमारी कैपिटल में ऐड कर देते हैं।
तो जैसे हमारा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है वैसे ही हमारा जो इनकम टैक्स पेड करना है हमें वो भी हमारी कैपिटल अकाउंट से देना पड़ेगा। तो हमारा कैपिटल अकाउंट जो होता है बैलेंस शीट में, उस कैपिटल अकाउंट में से हम लोगों को ये इनकम टैक्स की अमाउंट जो है वो डिडक्ट करनी पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट, कैपिटल इज शोन अंडर लाइबिलिटीज बिकॉज ऑफ द एंटिटी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जब हमारा बिजनेस एक एंटिटी कंसेप्ट में काम करता है तो हमारी बिजनेस को एक स्टेटस मिल जाता है, यानी कि हमारा बिजनेस एक पर्सन की स्टेटस को एंजॉय करता है। तो हमारी एंटिटी कंसेप्ट जो है वो एंटिटी कंसेप्ट में हमारा जो कैपिटल है उसे हम लाइबिलिटी की तरह यूज करते हैं, क्योंकि एंटिटी कंसेप्ट, इसी को सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहा जाता है, उस कंसेप्ट में कंपनी को या बिजनेस को एक पर्सन की तरह देखा जाता है, या फिर कंपनी और बिजनेस एंजॉयज अ स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब नीचे दिया गया कौन सा इक्वेशन है जो करेक्ट इक्वेशन है। असेट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स फंड, आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस रिजर्व इज इक्वल टू इक्विटी, असेट प्लस रिजर्व इज इक्वल टू इक्विटी। अब इनमें से असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओनर्स फंड, या फिर असेट माइनस लाइबिलिटी हम कर देंगे तो आंसर आता है कैपिटल, और कैपिटल जो होता है वो ओनर का फंड होता है। इनमें से करेक्ट आंसर जो है वो है ओनर्स फंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज मेड टू प्रिवेंट डेब्ट्स अराइजिंग, obtain a debtor's figure for the balance sheet, even out actual bad debts incurring, and encourage prompt payment of debts by debtors। अब हमारे बैड डेब्ट्स पर जनरली हम प्रोविजन करते हैं, हमें पता रहता है कि हमारे जो डेब्ट्स है वो डेब्ट्स की जो पोजीशन है वो पोजीशन हमें करेक्ट पता चले। तो ये जो प्रोविज़न होती है बैड डेब्ट्स के लिए की गई, ये प्रोविज़न क्यों करते हैं, तो इस प्रोविज़न से हमें पता चलता है कि हमारे एक्चुअल बैड डेब्ट्स कितने हैं या फिर कितने होने वाले हैं, या फिर फ्यूचर में हमें किस तरह से प्रिपेयर रहना होगा हमारी बैड डेब्ट्स को लेकर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इवन आउट एक्चुअल बैड डेब्ट्स इनकरिंग, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट रिप्रेजेंट sum of the profit, sum of the credit withheld, the total of actual bad debts, the total amount owing to the business। तो हमारी जो प्रोविजन होती है बैड डेब्ट्स में, वो अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट विथहेल्ड रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारे बैड डेब्ट्स तब होंगे जब हमने क्रेडिट पर किसी को हमारे सेल्स किए हैं, यानी कि हमारे कोई कर्जदार हैं। अब हमारे कर्जदार हैं तो उनसे हमें पैसे आने हैं, अब जो वो पैसे आने हैं उन्हें हम डेब्ट्स कहते हैं। अब ये बैड डेब्ट्स अकाउंट जो होता है वो अकाउंट शो करता है हमारा क्रेडिट विथहेल्ड, कि हमारा दूसरों के पास पैसा अटका हुआ है या फिर हमारा जो क्रेडिट है वो उनके पास अटका पड़ा है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। मोटर व्हीकल, फर्नीचर, इन्वेंट्री, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अब इनमें से कौन सा एसेट है वो फिक्स्ड एसेट नहीं है। तो इन्वेंटरी जो है, जिसे हम जनरली स्टॉक के नाम से जानते हैं, वो स्टॉक जो है वो हमारा फिक्स्ड एसेट नहीं होता। जैसे कि हमें पता है कि हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो हमेशा बदलती रहती है, कभी ओपनिंग स्टॉक में, कभी क्लोजिंग स्टॉक में, सेल्स पर डिपेंड करती है या फिर इनवर्ड आउटवर्ड में डिपेंड करती है। तो हमारे जो इन्वेंटरी होती है वो इन्वेंटरी फिक्स्ड नहीं होती, वो करंट होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लाइबिलिटी। 5-year बैंक लोन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। अब इनमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी है। अब जो 5-year बैंक लोन है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 year का जो स्पैन है वो लॉन्ग टर्म का स्पैन है, तो ये करंट लाइबिलिटी नहीं होगी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो फंड है वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा, लाइफ चलता रहेगा वर्कमैन के, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो वो भी नहीं बनेगी। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिटेड पीरियड के लिए लिया गया होता है और वो हमें देना होता है, तो ये करंट लाइबिलिटी है। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व जो होता है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये भी करंट लाइबिलिटी नहीं होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट,
डैश डैश डील्स विथ डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो पर्टिकुलर अकाउंट या पर्टिकुलर थिंग से रिलेट करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डील करता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर। दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ईजी वे में मेमोराइज करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वीडियो को आप ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई है, जिस स्टोरी को अगर आप रिमेंबर करते हैं तो आपको आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विथ नंबर्स रिमेंबर करने ईजी हो जाएगा। यानी कि जैसे कि हमें दिक्कत होती है हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर्स को याद रखना, तो अगर आप उस स्टोरी को फॉलो करेंगे तो उस स्टोरी के साथ साथ आपको आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबरिंग भी याद रहेगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए कौन सा नंबर है ये भी आप अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जर्नल इज अ बुक ऑफ डैश एंट्री। जर्नल कौन सी एंट्री का बुक है? तो जर्नल जो है वो ओरिजिनल एंट्री का बुक है। जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन हम हमारी जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्नीचर अकाउंट विल इंडिकेट अ डैश बैलेंस। अब जैसे कि फर्नीचर हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है, तो फर्नीचर अब जैसे कि हमें पता है कि फर्नीचर जो है वो फर्नीचर हमारा आसेट है, और आसेट अकाउंट जो होते हैं वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं, तो फर्नीचर का अकाउंट भी डेबिट बैलेंस होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्नीचर अकाउंट हैज़ डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज नोन एज। अब जर्नल में जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग। तो उसे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। अब जर्नल में जब भी एंट्री आती है तो उसे हम जर्नलाइजिंग कहेंगे। रिकॉर्डिंग जो होता है वो बुक्स में होता है, पोस्टिंग जो होती है वो लेजर अकाउंट में होती है, और बैलेंसिंग जो होता है वो ट्रायल बैलेंस में देखने मिलता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन द लेजर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द जर्नल। अभी अभी जैसे मैंने कहा कि लेजर में हम पोस्ट करते हैं, तो पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन द लेजर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द जर्नल। तो जर्नल में जो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो अगर हम लेजर में एंटर करते हैं तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन एंट्री विच हैज़ मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंट्री। इसके बारे में हम हमारी हर सीरीज में बात करते आ रहे हैं कि कंपाउंड एंट्री जो होती है उसमें एक के साथ ज़्यादा डेबिट या एक के साथ ज़्यादा क्रेडिट हो जाता है, तो उसे हम कंपाउंड एंट्री के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सा होता है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो लेजर्स है वो हमारे प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्योंकि अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? तो अकाउंटिंग हमारी लेजर्स से शुरू होगी। तो लेजर्स में जब भी ट्रांजैक्शन आएंगे तो लेजर में अकाउंट्स आते हैं, लेजर में अकाउंट्स बनते हैं। जर्नल में हम बस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन लेजर में वो ट्रांजैक्शंस पोस्टिंग के साथ साथ उसके अकाउंट बन जाते हैं और अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ से शुरू होती है। तो लेजर्स आर द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन एसेट अकाउंट शोज अ डैश बैलेंस। अभी अभी हमने फर्नीचर की बात की थी, फर्नीचर डेबिट बैलेंस शो करता है, फर्नीचर एसेट ही था, मैंने तब भी कहा था। तो एसेट ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन डैश इज एन अमाउंट which is incurred in return for some benefit and the benefit is enjoyed immediately. Income, loss, revenue, expenses। अब वो कौन सी अमाउंट होती है जो हमें इनकर्ड करनी होती है और उसका बेनिफिट हमें मिलता है, और वो जो बेनिफिट हमें मिलता है वो बेनिफिट हम इमीडिएटली एंजॉय करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस इज अ अमाउंट विच इज़ इनकर्ड इन रिटर्न फॉर सम बेनिफिट। मतलब हम जब भी कोई एक्सपेंडिचर पेड करते हैं तो एक्सपेंडिचर इसके लिए पेड करते हैं ताकि उसका जो बेनिफिट है वो हमें नियर फ्यूचर में देखने मिलता है। तो एक्सपेंसेस जो है वो होती है हमारी
इमीडिएट एंजॉय करने वाली अमाउंट जो हम इनकर्ड करते हैं फॉर सम बेनिफिट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्पेशल टर्म इंडिकेटिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर। दोस्तों अभी अभी हमने इस क्वेश्चन के 3 तरीके के क्वेश्चन देखे हैं जिनमें हम बात करते आ रहे हैं कि लेजर में जो कोई भी एंट्री आती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पोस्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेम है, बस उसे घुमाकर हमें पूछा जा रहा है कि एंट्री को क्या कहते हैं। जो अकाउंटिंग एंट्री जर्नल से आती है और वो लेजर में निकलती है तो उसे क्या कहते हैं। बस हमें सही तरीके से ध्यान रखना है और लॉजिकली हमको उसके आंसर करना है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an estimate of future bad debt is called as provision for doubtful debts, debtors, अनकलेक्टेड डेब्ट्स, नन ऑफ दीज। अब फ्यूचर में होने वाली जो बैड डेब्ट्स है, अब फ्यूचर में हो रहा है इसका मतलब है कि वो डाउटेड है और इस्टीमेट है। अब हम इस्टीमेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में इतने हमारे जो डेब्ट्स है वो बैड रहेंगे, तो वो हमारा एक डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविजन हम कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज नोन एज असेट्स। जो भी एक्सपेंसेस हम एडवांस में पेड कर देते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि एडवांस में हम लोगों ने एक्सपेंसेस पेड कर दिए हैं और वो पहले ही जा चुके हैं, तो वो असेट साइड में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो उसे हम असेट की तरह देखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमें पेड करने होते हैं, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जो कि ड्यू होते हैं बट पेड नहीं होते हैं करंट पीरियड में, तो उसके लिए उसे लाइबिलिटी की तरह माना जाता है और वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट विल अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब जैसे कि हमें पता है सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो होता है वो हमारी एसेट साइड को रिफ्लेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। अब हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम डे टू डे ट्रांजैक्शन जो होते हैं हमारी बिजनेस के, और उसके लिए लगने वाला जो एक्सपेंडिचर होता है वो पेड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिन्हें पेड कर कर हम किस नियर अबाउट में कुछ बेनिफिट गेन करने के लिए वो एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं। तो हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है बिजनेस की उसके एक्सपेंसेस पेड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ग्रॉस प्रॉफिट इज मेड व्हेन द सेल प्रोसीड्स एक्सीड्स द डैश। ग्रॉस प्रॉफिट कब बनेगा, जब सेल प्रोसीड किससे ज़्यादा होंगी। अगर सेल परचेसेस से ज़्यादा होंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो ये करेक्ट नहीं है। रेवेन्यू से ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये भी करेक्ट नहीं है। सेल अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट तभी आता है जब हम हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज़्यादा अमाउंट में हमारी जो प्रोडक्ट है उसे सेल करते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट है कॉस्ट पर जो प्रॉफिट मार्जिन आएगा उससे हम सेलिंग प्राइस देखते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम देखते आ रहे हैं कई सीरीज़ में हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कस भी किया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट जब भी हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस में जब बेचेंगे तब होगा। तो हमारी जो सेल की अमाउंट है वो सेल की अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एक्सीड जब करेगी तब हमें ग्रॉस प्रॉफिट होने लगेगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। डैश वेज इनकर्ड फॉर द करंट पीरियड आर शोन एज लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट अनलेस इट इज़ पेड। अब वो कौन से वेजेस होते हैं जो करंट पीरियड में इनकर्ड हुए हैं और वो लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं जब तक कि उसे हम पेड नहीं कर देते। तो ये वाले जो है वो ड्यू है वेजेस, और जिसे हमने अभी तक पेड नहीं किया है तो उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। A dash dash is a statement of affairs of a business which reveals the financial position of a business
एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब वो कौन सा स्टेटमेंट है हमारी बिजनेस का जिसमें हमारी बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन जो है वो पर्टिकुलर डेट पर एक्यूरेटली बिजनेस का बता देता है, तो वो होता है हमारा बैलेंस शीट। सेम क्वेश्चन हमने पिछली सीरीज में भी देखा था जिसे हमें घुमाकर पूछा गया था कि बैलेंस शीट क्या रिफ्लेक्ट करती है। तो बैलेंस शीट जो है वो हमारी बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, showing the assets and liabilities in the order of convertibility or solvency is called as marshalling, balancing, carry forwarding, none of these। तो हमारे जो assets and liabilities है वो convertibility और solvency के हिसाब से अगर हम उसका ऑर्डर करें तो उसे marshalling कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the asset whose existence or value is dependent on the happening or non-happening of a certain event which is not definite is called as fixed asset, current asset, tangible asset, contingent asset। तो देखिए दोस्तों, फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो हमारे बिजनेस में फिक्स होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। करंट एसेट वो होते हैं जो इजीली हम उसको कन्वर्ट कर सकें लिक्विड में, कैश में, तो उसे हम करंट एसेट कहते हैं। टेंजिबल एसेट वो उस तरह के एसेट होते हैं जिसे हम ना छू सकते हैं और जिसे हम टच कर सकते हैं, जो हमें दिखते हैं, वो सारे एसेट जो होते हैं वो हमारे टेंजिबल एसेट होते हैं। और कॉन्टिंजेंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि जिसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक घटना के घटने के बाद हमें ध्यान में आता है या फिर वो किसी सर्टेन इवेंट पर ही ध्यान में आता है, तो कॉन्टिंजेंट एसेट उसे कहा जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कॉन्टिंजेंट एसेट। ये कॉन्टिंजेंट एसेट उस तरह के एसेट है जिसका एग्जिस्टेंस जो है वो डिपेंड होता है उस घटना पर, यानी कि वो घटना घड़ेगी या नहीं घड़ेगी और उसके सर्टेन इवेंट के हिसाब से उसको हम देखेंगे, तो वो होता है हमारा कॉन्टिंजेंट एसेट। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश गिव आइटम वाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स परचेस्ड, सोल्ड और रिटर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अब वो कौन सा बुक है जिनमें हमारा आइटम वाइज इंफॉर्मेशन होती है हमारे गुड्स के परचेस की, गुड्स के सेल्स की और गुड्स के रिटर्न्स की। तो जैसे कि हमें पता है हमारे जो कॉलमनर जर्नल होते हैं उसमें हम सेल्स बुक, परचेस बुक, रिटर्न बुक देखते हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ों का रिकॉर्डिंग हमें देखने मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है कॉलमनर जर्नल, जिसमें आइटम वाइज जो इंफॉर्मेशन है हमारी गुड्स की वो रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल परचेसेस आर पोस्टेड टू द डैश एट द एंड ऑफ अ वीक और अ मंथ। हमारे जो टोटल परचेसेस हैं वो हमारी वीक एंड पर या मंथ एंड पर कौन सी बुक्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं या फिर पोस्ट किए जाते हैं। तो हमारे जो टोटल परचेसेस होते हैं, टोटल परचेसेस में हमारे कैश परचेसेस एंड क्रेडिट परचेसेस दोनों भी परचेसेस आ जाते हैं, तो वो हमारे परचेस अकाउंट में है जो वहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो परचेस अकाउंट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज डैश टू डिस्काउंट अकाउंट। अब हमारी डिस्काउंट अकाउंट का जो रिसीट साइड का कॉलम है कैश बुक में, उसकी जो टोटल है वो हमारी डिस्काउंट अकाउंट की कौन से साइड जाएगी, डेबिट साइड जाएगी या क्रेडिट साइड जाएगी। तो हमारी डिस्काउंट जो कैश बुक में हमारे डिस्काउंट का जो टोटल है रिसीट साइड में, वो रिसीट साइड का जो टोटल है वो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीट साइड में वो कैश बुक में वो रिसीट साइड में लिखा गया है, तो वो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑफ द टोटल पेमेंट कॉलम इन द पेटी कैश बुक इज डैश डैश टू पेटी कैश अकाउंट। अब पेटी कैश बुक में टोटल पेमेंट का जो कॉलम है उसकी टोटल पेटी कैश बुक में क्या की जाएगी। तो पेटी कैश बुक में ये जो टोटल अमाउंट है पेमेंट साइड वो क्रेडिट की जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ओनली दोज ट्रांजैक्शंस as cannot be recorded in any of the other dash books।
जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि दूसरे कौन से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते? तो जर्नल प्रॉपर में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश गिव्स अ कंसाइज idea about the profitability and financial position of the business. Final accounts, balance sheet, trial balance, none of these. तो हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो हमें कंसाइज आइडिया देते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का और हमारी फिनेंशियल पोजीशन का। जैसे कि हमारी जो बैलेंस शीट होती है वो हमें फिनेंशियल पोजीशन बताती है एट अ पर्टिकुलर डेट, और हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं, और इन सब का कॉम्बिनेशन जहाँ पर होता है उसे हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स जो है वो कंसाइज डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का और हमारी फिनेंशियल पोजीशन का। तो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स इन द बिजनेस कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश। अब हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम जो है वो किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम, यानी कि उसे एक्सपेंसेस और इनकम को और क्या कहा जाता है? कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिजर्व एंड अप्रोप्रिएशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो एक्सपेंसेस एंड इनकम है उसी को हम कैपिटल एंड रेवेन्यू में भी क्लासिफाई कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। Then changing the accounting policy to show the rosy picture of business is called manipulation, conservatism, window dressing, none of these. अब हमारी बिजनेस की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उस अकाउंटिंग पॉलिसी का रोजी पिक्चर अगर हमें दिखाना है या फिर अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हमें चेंज करनी है हमारी बिजनेस का पिक्चर बताने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इन द ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स। अब ट्रेडिंग अकाउंट में अगर डेबिट साइड है वो ज़्यादा आएगी और क्रेडिट साइड है वो कम हो जाएगी तो हमें लॉस होगा। तो ग्रॉस लॉस हमारा इंडिकेट करेगा एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मनी ओड बाय अ बिजनेस टू आउटसाइडर इज कॉल्ड एज एसेट, लाइबिलिटी, प्रॉफिट, लॉस। अब जो हमारे बिजनेस के पास कोई मनी ओ की गई है जो कि आउटसाइडर की है उसे हम क्या कहेंगे? तो आउटसाइडर को हमें पैसे देने हैं, ओ करना यानी कि हमारे पास पेंडिंग रहना, हमें उनकी देनी है, पैसे देने हैं, तो उसे हम ओइंग कहते हैं। तो बिजनेस अगर ओ करती है मनी आउटसाइडर्स की तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है, यानी कि बिजनेस को आउटसाइडर्स को मनी पेड करना है, बिजनेस को आउटसाइडर्स को मनी देने हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है लाइबिलिटीज वो करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये 6th सीरीज जो है वो सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। हमने 240 क्वेश्चंस हमारी 6 सीरीज में देखे हुए हैं। मेरी फिनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस की 6 सीरीज की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप सारी की सारी सीरीज को टेस्ट करना चाहते हैं और उसे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उन सारी लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों इन सारी सीरीज़ को आप बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स के साथ या बीकॉम के किसी भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए ये बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप आपके दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ इन सीरीज़ को शेयर कीजिए। जिन्होंने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे हम इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इन सारी सीरीज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।